हेलो। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, तो पता नहीं क्यों कुछ समस्याएं आ जा रही हैं जिस वजह से आपकी थोड़ी सी क्लास लेट हो जा रही है। बट कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और आप देखेंगे कि आपकी क्लास में जिस तरीके से बोला हूँ, इस तरीके से शानदार तरीके से मैं पूरी क्लास आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि थोड़ा सा भी आप लोगों ने देखा कि करोल बाग जो राजेंद्र ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहाँ पे लगभग 3 बच्चे पानी में, जो राव आईएएस कोचिंग था उसके बेसमेंट में थे, लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें 3 बच्चे एक तरीके से हम लोग देखें तो उनकी मृत्यु हो गई और पानी में डूबने के कारण। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एमसीडी वालों ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से कोचिंग वगैरह को सील कर दिया है। बहुत सारी कोचिंग है, जैसे आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि दृष्टि और इस तरह की जो और भी बड़ी कोचिंग है, कुछ कोचिंग सील हो गई हैं, जिस कारणवश थोड़ी सी क्लास चलाने में समस्या आ रही थी, क्योंकि हम लोगों की भी क्लास को ऑनलाइन भी परमिट अभी नहीं मिल रहा था। बट किसी तरीके से आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें वो आपकी तैयारी न रुके, इसलिए हम लोग किसी तरीके से आपकी क्लास ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से बस यही अनुरोध है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब भाई जो ये अकारण अब अचानक से ये जो घटना हो गई, ये कोई जान थोड़ी न रहा था। तो थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसी वजह से आपकी क्लास इधर इस बीच 3-4 दिन तक सारे कोचिंग बंद थे, जिस कारणवश लेट हो गई। बट कोई नहीं, हम लोग उसी एनर्जी उसी उत्साह के साथ अपनी क्लास को करेंगे, और शानदार तरीके से मैंने आपसे जो बोला था टाइम पीरियड, उसी में हम लोग अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा देखो, 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है, ये मैंने शुरू में ही बोला था। तो अगर कुछ होगा तो वैसे मैं कोशिश करूंगा 5-10 दिन आगे ना जाना पड़े, बट आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज ये मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी 10वीं क्लास है हिस्ट्री की, और लगभग इसके बाद 3 से 4 क्लास में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उन 14 से 15 क्लासों को अच्छे से बार 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 रिवीजन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज की क्लास का हम लोग श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने से पहले आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लेकर के आया हूँ विजुअल आईएएस की तरफ से। वो आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो रही हो, बट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ एक बार। रुकिएगा आप सभी लोग। चलिए, ये बड़ा नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैंने एक यहाँ पे अचानक मेरे दिमाग में आया कि बच्चे जो घटना चक्र की किताब कही जाती है, उस घटना चक्र की किताब को नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सारे बच्चे घटना चक्र की किताब तो खरीद लेते हैं, बट उसे किस तरीके से पचाना है, किस तरीके से उसे एग्जाम में उगल करके आना है, ठीक है ना, यही तरीका होता है। किस तरीके से पचा के उगलना, ये एग्जाम में आपको आना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच के साथ बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाने वाला हूँ। जो भी मेरे प्रिय साथी यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर वो दिल्ली में हैं तो वो आ करके यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी, और अगर ऑनलाइन भी आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि क्या आपको भी घटना चक्र की सारी किताब पढ़कर याद रखने में आ रही है समस्या, तो हमारे साथ जुड़ करके किससे साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप घटना चक्र को समझ करके याद कर सकते हैं। रियली बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच लगा करके हमें घटना चक्र को तैयार करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको घटना चक्र को पढ़ना है। आपको रियली विश्वास नहीं होगा, आप देखोगे कि 2 महीने में आपकी पूरी घटना चक्र आपके जवान पे होगी। देखो, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि मनुष्य चीजों को क्या करता है, बार 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 भूलता है। बट आपको कुछ साइंटिफिक अप्रोच, कुछ ट्रिक मेथड, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट दे करके आपको यहाँ पे घटना चक्र को याद कराया जाएगा, ताकि आप वो चीजें कभी ना भूलो। बस उस पर आपको एक ही चीज करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको बार 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 रिवीजन करना है। रिवीजन जब आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी शानदार तरीके से पूरी घटना चक्र की जो इतनी मोटी सी आप बंडल देखते हो, वो आपको तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज, हम लोगों को इतना अनुभव है इस एग्जाम का, चाहे यूपी पीसीएस हो,
चाहे वो आर ओ ए आर हो, ये पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। तो हम फालतू की चीज़ों को छोड़ करके क्या पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, हम उतने सारे टॉपिकों को लेकर के चलेंगे। एक तरीके से आप देखोगे कि आपकी बहुत शानदार जीत होगी। एक बार आप लोग बस बिलीव करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमारा जो प्राइस है मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑफलाइन के लिए 499 रुपए पर मंथ लिया जाएगा चार्ज आपसे। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, इतना आप बाहर खर्च कर देते हो। ये ऑफलाइन का चार्ज है 499 रुपए। ऑनलाइन के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मात्र और मात्र 199 रुपए में, याद रखिएगा, आपको ऑनलाइन घटना चक्र पढ़ाया जाएगा। ये आपका 199 रुपए पर मंथ चार्ज है, ये आपको ध्यान में रखना है। 199 रुपए में आपको ऑनलाइन घटना चक्र पढ़ाया जाएगा। इससे सस्ता घटना चक्र आपको कहीं पे भी कोई नहीं पढ़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको घटना चक्र की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कराने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग उस पर क्या करेंगे डेली। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है वो आप डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्टली टीचर से आप संपर्क करके पूछ सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कैमरे के पीछे हो तो मैं आपको नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हो। आपको कोई भी डाउट हो, चाहे वो एक छोटा सा भी डाउट क्यों ना हो, सिंपल सा भी क्यों ना हो, आप पूछ सकते हो। क्योंकि देखो, आप पैसा पे कर रहे हो तो हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करना, और आपका काम है अपने डाउट्स को क्लियर करना। तो यहाँ पे देखिएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास की सुविधा होगी आपके लिए। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। डेली डाउट सेशन होगा। और ये क्लास जो घटना चक्र वाली चल रही है स्पेशल, अगर आप देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो यह यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक री एग्जाम की परीक्षा दिसंबर में होनी है उसके लिए, और 17वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में होना तय है 30 सितंबर को, इन सभी के लिए, इन तीनों एग्जामों के लिए ये घटना चक्र प्रोग्राम चलाया जा रहा है विजुअलाइज के प्लेटफॉर्म से। याद रखिएगा, आपको सब्सक्राइबर देख करके नहीं जाना है, सब्सक्राइबर से आपको हमारे कंटेंट को नहीं मापना है। ध्यान रखिएगा, तौल माप आप सब्सक्राइबर से नहीं करेंगे। आपको कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, आप इससे हमें हमारी वैल्यू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिदिन 2 घंटे की आपकी क्लास होगी। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो आगे की तरफ भी पहुंचाइएगा इस बात को शेयर करके। अगर घटना चक्र जिसको भी पढ़ना है, डर लग रहा है, वो इन 2 नंबर दिए गए हैं, इन 2 नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको विजिबिलिटी कम हो। पहला नंबर है 9625655532। दूसरा नंबर है 8505850991। आप इन 2 नंबरों पर संपर्क करके वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं, और आप घटना चक्र को अच्छे से साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें चाहे नए विद्यार्थी हो, चाहे पुराने विद्यार्थी हो, जिनको भी समस्या आ रही है घटना चक्र को याद करने में, वो यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए चलिए, ये तो था एक आपके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है घटना चक्र का, ठीक है। अब चलते हैं हम अब आज की क्लास पे, और आज की क्लास को हम लोग देखेंगे जो आपका आरओ एआरओ का 10वें नंबर का क्लास होना था। इसमें हम लोग, मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास में 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा माइक फंस रहा है। इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिए सभी लोग कि इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में जो आपने देखा था, जो भी सामाजिक जागरण के कुछ संस्थाएं बनाई गई, जैसे आपने प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये सब पढ़ते हैं ना, इन सभी को हम लोग एक जगह समराइज करके और अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले की जो 9 क्लास है आपकी काफ़ी अच्छी चली थी, आपने काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी दिया है। और भी आगे की तरफ आप लोग शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे उसका फायदा उठा करके एग्जाम हॉल में जा करके अपने क्वेश्चनों को सही कर सकें। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों में क्या होती है कि थोड़ी सी जलन की प्रवृत्ति आ जाती है। मैं ऐसा किसी को कह नहीं रहा हूं, बट 1-2% में जलन की प्रवृत्ति आ जाती है। याद रखिएगा, शिक्षा ऐसा है कि जितना आप बांटोगे उतना वो आपको आएगा। याद रखिएगा, शिक्षा को कभी चुराना नहीं चाहिए। तो आप स्टेटस लगाइए, आगे की तरफ शेयर करिए कि भाई देखो, विजुअल आईएएस आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आप लोग इससे बस फ्री में आपको पढ़ना है, पढ़िए, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आरओ एआरओ का जब एग्जाम हो जाएगा, जब पीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, तो आपको मैं अपने इसी क्लास से डायरेक्टली प्रश्न दूंगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आप विश्वास कर लो, 10 से 12 किताबों को एक ही जगह हम लोग केंद्रित करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंस जाए। ये ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं
अब अपने टॉपिक पे और हम देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक है। देखिएगा 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण हुए, इन जागरणों को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमेशा पढ़ते हुए भी आए होंगे। आपने हमेशा, आप सभी लोगों को पता होगा ब्रह्म समाज क्या है, प्रार्थना समाज क्या है, और भी आपको बहुत आदि ब्रह्म समाज क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बट इनको हम लोग एक जगह समराइज करके आज जितने भी 19वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण वाले प्रोग्राम हुए, ये सारी चीजों को हम लोग एक जगह समग्र रूप से इकट्ठा पढ़ लेंगे। आपको बस बार बार चीजों को रिवीजन करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ महान व्यक्तित्व हैं जो जिन लोगों ने इस जागरण को फैलाया, उनके कुछ पिक लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सी उसकी भूमिका देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, 1 मिनट पेन थोड़ा सा मोटा कर लेने दीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के यूरोप में जागरण के युग की शुरुआत हुई। तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को क्या किया, प्रगति पथ पर दिखाया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखो यहाँ आपसे कह रहा है कि किस तरीके से, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था पिछली क्लास में कि वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, फिर वित्तीय चरण आपने पढ़ा। किस तरीके से यूरोप में आपने देख रहा है कि आपने देखा कि यूरोप में जागरण का युग चला। तो उस समय तर्कवाद, जब स्वाभाविक सी बात है कि कहीं भी व्यक्ति, जब व्यक्ति के अंदर जागरूकता आती है तो वो तर्क करता है, स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए लोकतंत्र की सरकार को बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि वहां पे अगर सरकार तानाशाही कर रही है तो वहां जनता तर्क करेगी उससे, ताकि वो अपनी कमियों को समझ सके और फिर उसको सही रूप से सारी चीजों को लागू करा सके। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है। दूसरी बात कही जा रही है कि इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ ऐसे बंगाली युवकों का पदार्पण हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों एवं अंधविश्वासों के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। मतलब आपने क्या दिया, देखा, जो प्रार्थना समाज था, जो ब्रह्म समाज था, जो आदि ब्रह्म समाज था, जो इस तरीके से आपके यहाँ पे कुछ वर्ग बनाए गए, जो आपके यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो ये जागरण, जन जागरण चलाया गया, ये क्या था भाई, का एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे भारत में हिंदू धर्म और संस्कृतियों में विद्यमान बुराइयां और अंधविश्वास है, उनको दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए। जैसे आपने देखा होगा सती प्रथा, फिर आपने देखा होगा ठगी प्रथा, आपने देखा होगा बाल विवाह, इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी जिन कुरीतियों को, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीजों के लिए लोगों ने जन जागरण फैलाया ताकि लोग जागरूक हो और धीरे 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 इन सारी जो अंधविश्वास वाली चीजें हैं, इनको हटाई जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि एक अंधविश्वास ही फैला हुआ है कि पीपल के पेड़ पे वासुदेव भगवान होते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा वो क्यों फैलाया गया, उसका रीजन था, वहां तर्क सही था कि वो फैलाना जरूरी था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि पीपल जो होता है वो आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में देता है, और जब पीपल को काटने लगेंगे तो वैसे ही पेड़ की कटाई हो रही है, ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक अंधविश्वास फैलाया गया कि भाई पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ऐसी ऐसी जो भी प्रवृत्तियां आप सुनते हैं समाज में, ये सारी चीजें फैलाई गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ अंधविश्वास तो चलो ठीक है, आपको रोकने के लिए फैलाए गए ताकि आप कुछ गलत कृत्य न कर पाओ, लेकिन उस समय जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए इस तरह के कुछ प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इस तरह के कुछ समाज बनाए गए, ताकि जो हिंदू धर्म में व्याप्त संस्कृतियों में जो बुराइयां लिप्त हैं, उन बुराइयों को हम लोग दूर कर सकें। ठीक है, उसमें देखिएगा हिंदू सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन ध्यान रखिएगा। यहां पे आपसे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज, हिंदू सुधार आंदोलन मतलब कि हिंदुओं की जो धर्म और संस्कृतियों में जो चीजें आ गई हैं, जो बुराइयां आ गई हैं, उनको सुधार की बात की जा रही है। और यहाँ राजा राम मोहन राय का आप नाम सबसे पहले जानते होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रह्म समाज की स्थापना भी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या था, थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या होते हैं, कई बार इनके पर्सनल लाइफ से भी चीजें पूछ लेते हैं। क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे, जो आपने देखा धन के निष्कासन का सिद्धांत, वहां से भी कुछ पर्सनल चीजें पूछ ली जाती हैं। तो हिस्ट्री में जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके पर्सनल लाइफ से भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम लोग सामाजिक सुधार हुए उनके पे चलेंगे। अब देखना, राजा राम मोहन राय का जन्म अगर आप पूछा जाए तो 22 मई 1772 को हुआ था, ध्यान रखिएगा।
दूसरी बात, बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में इनका जन्म हुआ था। वही हुगली जहां पे पुर्तगालियों ने लूट का अड्डा बना लिया था, आपने देखा था, बड़ी मार भी खाए थे औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। इनके पिता तत्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे और वहीं से उन्हें राय रायों की उपाधि मिली थी। तो याद रखिएगा, राय रायों की उपाधि इनके पिता को वहीं से मिली थी। कहाँ से? बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से मिली थी। ये एक बेसिक बेसिक पॉइंट आपको जान लेना है। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह कंपनी की सेवा में लग गए और अंग्रेज जॉन डिग्बी ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपने क्या देखा कि बंगाल के नवाब के यहाँ इनके पिताजी काम कर रहे थे और वहां से इनको राय रायों की उपाधि भी मिली थी। लेकिन जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने लगते हैं। और याद रखिएगा, जो जॉन डिग्बी होता है अंग्रेज, वह इनको अपना दीवान नियुक्त करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, राजा राम मोहन राय को किस अंग्रेज ने अपना दीवान नियुक्त किया था? तो आप कहिएगा जॉन डिग्बी। ये याद रखिएगा। याद रखिएगा, धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। मतलब कि याद रखिएगा, कई बार आरओ में स्टेटमेंट ऐसे दे देता है कि भाई इस समाज में पूजा का विरोध किया या एकात्मक ईश्वर की बात की, तरीके से आपसे यहाँ दे सकता है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई मूर्ति को क्यों पूज रहे हो, तुम्हें पूजना है, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है, तुम उस एक ईश्वर को एक बार जानो तो सही, मूर्तियों में क्यों जा रहे हो, मूर्तियों को क्यों पूज रहे हो। तो याद रखना कि यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा की आलोचना की है। ये एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपसे दिया जाएगा तो ये स्टेटमेंट आपको गड़बड़ाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1809 में राजा राम मोहन राय फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुआहिदीन, याद रखिएगा, फारसी भाषा की इनकी एक पुस्तक आई थी, कौन सी? तुहफात उल मुआहिदीन, जिसमें कहा गया था कि एकेश्वरवादियों को उपहार का प्रकाशन हुआ। तो याद रखिएगा, तुहफात उल मुआहिदीन ये पुस्तक किसकी है? तो ये राजा राम मोहन राय की है। और यहाँ पे भी ये जब मूर्ति पूजा के विरोधी रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे एकेश्वरवादियों के लिए उपहार की ये बात करेंगे। तो याद रखिएगा, ये किताब कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो तुहफात उल मुआहिदीन ये किसकी पुस्तक है? तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। सन नहीं आपसे पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। 1814 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें द्वारिका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। ध्यान रखिएगा, अभी आपने देखा होगा, आपको मैं एक चीज बताता हूं, सुन लीजिएगा। एग्जाम का पैटर्न अब बदल रहा है। अभी हाल ही में बिहार में टीआरई जो 3.0 का पीआरटी का री एग्जाम हुआ है, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन देखा। तो उसमें एक क्वेश्चन क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हमने देखा होगा कि भाई हम पढ़ रटे रहते हैं, एओ ह्यूम ने किया भैया। अच्छा चलो ठीक है, एओ ह्यूम किया था। डफरिन उस समय क्या था? वायसराय था। या चलो वेमेश चंद्र बनर्जी उसकी अध्यक्षता किए थे, ये इतना हमको पता होता है। लेकिन उसमें ऑप्शन ये था ही नहीं, ऑप्शन था दादा भाई नौरोजी। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एओ ह्यूम के साथ वहां पे दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा और भी अन्य नेता थे। अब देखो, अन्य नेताओं का नाम पूछ लिया, तो वहां पे अगर हम देखें तो डायरेक्टली उन्होंने स्थापना नहीं किया, बट इनडायरेक्टली रूप में एओ ह्यूम के साथ वो वहां पे हैं कि नहीं शामिल। तो दादा भाई नौरोजी होता कि नहीं आंसर? अब आप वहां कहते सर ये तो क्वेश्चन कहां से पूछ दिया, ये तो विवादित क्वेश्चन। विवादित क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हुए आपको देखना है। आपको मैंने शिक्षक भर्ती का अगर एक क्वेश्चन बताया तो ये मत सोचना कि भाई शिक्षक भर्ती क्या है, कुछ नहीं। आपको मैं पैटर्न बता रहा हूं कि देखो एग्जामिनर किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैटर्न से मॉडरेट कर रहा है क्वेश्चन को, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपको अगर आ गया तो आप देखोगे आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपसे अगर पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया, आप कहिएगा 1814 में। और जब यह आत्मीय सभा का गठन करेंगे तो इनके साथ कौन होगा? द्वारिका नाथ ठाकुर जी शामिल होंगे इनके साथ। और यहां भी यह हिंदू धर्म में जो एकेश्वरवादी मत होंगे उसी के प्रचार के लिए आत्मीय सभा का यह गठन करेंगे। एकेश्वरवादी प्रचार मतलब कि ईश्वर एक है, याद रखिएगा, इसका प्रचार करेंगे आत्मीय सभा के माध्यम से दादा भाई नौरोजी। कब? 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करके, जिसमें इनकी सहायता कौन करेगा? द्वारिका नाथ ठाकुर करेंगे। तो मान लो कभी आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा से संबंध किसका है या किसका नहीं है, तो याद रखना द्वारिका नाथ ठाकुर का संबंध
है आत्मीय सभा से, क्योंकि ये भी वहां पे सदस्यों के रूप में शामिल थे। तो इस तरीके से आपको चीजों को रियलाइज करके पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 1829 में भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अब देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी आपको मैंने क्या कहा, 19वीं शताब्दी में जो भी हिंदू धर्म की और संस्कृतियों में जो व्याप्त बुराइयां हैं, इस बुराइयों को दूर करने के लिए जगह जगह पे चीजें चलाई जाएंगी, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उसमें जो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के माध्यम से चलाते हैं, तो इनका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना, ठीक ना। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि 1829 ईस्वी में उस समय हमारा गवर्नर जनरल भारत का कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसकी सहायता से राजा राम मोहन राय क्या करेंगे, जो आपके यहाँ एक व्याप्त बुराई थी, सबसे बड़ी बुराई थी सती प्रथा। आपने देखा था कि किस तरीके से इस सती प्रथा का फायदा उठा करके अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बनना चाहा। ये वही सती प्रथा का अंत कौन करेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों लोगों की अहम भूमिका है। तो 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया कि अब सती प्रथा नहीं चलेगा, ठीक है। अब जिस भी स्त्री का पति मर जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती आग में जलाया जाएगा उसके साथ, अब उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीवन जीने दिया जाएगा। अभी आगे देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह का भी फिर से बात होगा, वो भी बंद होगा, वो भी चालू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो यही स्त्रियां विधवा होती थी, अगर ये चाहें तो फिर अपना दूसरे से शादी करके अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकती थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1820 में राजा राम मोहन राय की पुस्तक ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली का प्रकाशन हुआ। इसमें ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राय के दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। तो याद रखिएगा, ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली, यह किसकी पुस्तक है, राजा राम मोहन राय की। स्वाभाविक सी बात है, कंपनी से जब ये जुड़े थे, जब ये कंपनी में दीवान भी थे, तो स्वाभाविक सी बात है वहां के लिए भी कुछ किताबें लिखेंगे। तो ईसा शब्द से याद रखिएगा, इसमें इन्होंने ईसाइयों की सहजता और नैतिकता के बारे में इस बुक में लिखा है। बाकी इनकी किताब ये है, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, बाद में ना धीरे धीरे इन लोगों ने जाना कि अंग्रेज भी हमारा शोषण कर रहे हैं, पहले तो इन लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। तो याद रखिएगा, ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली किसकी पुस्तक है, राजा राम मोहन राय जी की ही पुस्तक है। 1822 में राय की एक पुस्तक आई, कौन सी, हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन हुआ। ये सारे पुस्तकों को याद रखिएगा, दादा भाई नरौजी, राजा राम मोहन राय की सारी पुस्तकों को याद रखिएगा, आपसे हमेशा इनकी सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार नियम ये किसकी पुस्तक थी, यह भी राजा राम मोहन राय की थी। 1821 में राय अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी, याद रखना, संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किए। ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी कई बार आपसे पूछ चुका है। संवाद कौमुदी को ही एक नाम और था प्रज्ञा चांद। ये दोनों किताब किसकी है, राजा राम मोहन राय की है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों किताब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संवाद कौमुदी संभवतः भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित तथा संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। यहाँ पे संभवतः दे रहा है, ध्यान रखिएगा। फारसी भाषा में राय ने मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। कई बार रिपीटेड प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, आपसे कई बार पूछा गया है कि मिरातुल अखबार किसकी पुस्तक है, आप कह देते हो चलो राजा राम मोहन राय की। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि जो मिरातुल अखबार है यह किस भाषा में लिखी गई है। कई बार किताबों का नाम और आगे उनकी भाषा दे दी जाती है, तो यह फारसी भाषा में, याद रखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। कौन सी, मिरातुल अखबार। किताब एक भी याद रखना अनइंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। 1825 में राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी कई बार पूछा गया है। तो 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करेंगे। और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो मूर्ति पूजा का विरोध कर सकें, वो हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां, संस्कृतियों में जो उसके व्याप्त बुराइयां उनको दूर कर सकें, और जो भी यहाँ पे कुछ और भी अन्य बुराइयां उनको उस माध्यम से दूर किया जा सके। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, याद रखना, चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, ये कई बार पूछा है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करेगा, राजा राम मोहन राय करेंगे। और ब्रह्म समाज से पहले ही यह कब, 1814 में आत्मीय सभा का गठन भी किए रहेंगे। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल टर्म्स आता है, तो सबसे पहले आत्मीय सभा 1814, फिर ब्रह्म समाज 1828 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना का
उद्देश्य क्या होगा? एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। याद रखिएगा, ये सारी चीजें स्टेटमेंट में आपको कई बार क्वेश्चन पूछी गई हैं कि ब्रह्म समाज का यहाँ पे ये बात था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का उद्देश्य ही क्या था, क्यों इसको बनाया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में? ताकि एकेश्वरवाद की बात हम लोग कर सके, एक ईश्वर की बात कर सकें, मूर्ति पूजा जो चल रही है इसका हम लोग विरोध कर सके, जो आडंबर आ गए इसका हम विरोध कर सकें, जो पुरोहितवाद आ गया है, जो पुरोहित बन गए हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, इनको हम लोग विरोध कर सके, अवतारवाद का खंडन किया जा सके, जो लोग कहते हैं कि अरे प्रभु के अवतार हैं, तो इसका हम लोग खंडन कर सके। तो यह कुछ ये तीन चार चीजें थी, यही ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था, इनको दूर करना। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए 5 स्टार है, आपसे यहाँ पे यह स्टेटमेंट में दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराचंद चक्रवर्ती थे। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, कभी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्म समाज जो 1828 में स्थापित राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, उसके प्रथम सचिव कौन बनाए गए? तो आप कहिएगा ताराचंद्र चक्रवर्ती बनाए गए, ये ध्यान रखिएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर का सहयोग लिया था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की सारी चीजें, पूरी हिस्ट्री की एक ही जगह पे हम लोग समग्र रूप से पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा एक ही जगह, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय करते हैं, लेकिन किस अंग्रेज की सहायता से आपसे पूछे तो आप कहिएगा डेविड हेयर की सहायता से करते हैं। 1831 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, देखिएगा ध्यान रखिएगा, जब बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जो द्वितीय जिसको आप बोलते हैं, जो 1857 की क्रांति के तहत आपका राजा मुगल बादशाह घोषित किया गया था, उसके एक पहले अकबर द्वितीय का शासनकाल था। यही अकबर द्वितीय 1831 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। याद रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, तो आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों, अकबर द्वितीय ने दिया था। ये वो अकबर नहीं है, अकबर वो अलग था, औरंगजेब से पहले वाला, लेकिन ये अकबर द्वितीय दूसरा है, एक अल्पकालिक मुगल बादशाह बना था, कुछ समय के लिए भी पेंशन भोगी बादशाह था। तो ये अकबर द्वितीय ने अपना दूत बना करके राजा राम मोहन राय को एक ब्रिटिश सम्राट कौन था, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, ताकि वो उसके लिए जाकर के बात कर सकें। और याद रखिएगा, इसी ने राजा की उपाधि भी राजा राम मोहन राय को दिया था। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, क्यों ये भेजा? अभी आपने देखा अकबर द्वितीय ने पेंशन जो था, पेंशन भोगी जो शाह आलम द्वितीय के बाद से जो जब बहादुर शाह जफर तक जो भी मुगल बादशाह थे सब पेंशन भोगी हो गए। अब यहाँ पे अकबर द्वितीय को लग रहा था कि भाई हम इस पैसे से काम नहीं चला पा रहे, तो उनको राजा की उपाधि दे करके और बिस्टन चर्चिल विलियम चतुर्थ के दरबार में भेज देता है। और जब यही ब्रिस्टल में जाएंगे वहां पे, तो वहां पे बात तो करेंगे और वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाएगी राजा राम मोहन राय की, ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में। कब? 27 सितंबर। कई बार इनकी मौत के बारे में पूछ चुका है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, तो आप कहिएगा ब्रिस्टल में, या इनकी मौत कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल में कब हुई थी? 1833 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया। आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि युगदूत से सम्मानित किसको किया गया था, तो राजा राम मोहन राय को। या पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा किसने दी, तो आप कहिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश के हाथों में रहा। अभी आपने देखा कि ये वही द्वारिका चंद्र टैगोर हैं, वही जो अभी सहायता इनकी कर रहे थे। तो अब जब राजा राम मोहन राय नहीं रहे, तो स्वाभाविक सी बात है, जो इनका ब्रह्म समाज चल रहा था, जो आपने देखा कि एकेश्वरवाद की बात कर रहा था, मूर्ति पूजा का विखंडन कर रहा था, पुरोहितवाद का खंडन कर रहा था, अवतारवाद का खंडन कर रहा था, अब ये बातें इनकी संस्था को कौन चलाएगा, तो कुछ समय तक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, ये दो लोग मिलकर के इस ब्रह्म समाज को आगे की तरफ चलाएंगे। महर्षि द्वारिकानाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 का टाइम पीरियड है, के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रहीं, ठीक ना। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ ने कलकत्ता के जोरासांकी में
स्वरजनी सभा की स्थापना की थी। ये अभी नया नाम है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट में कि जब ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर शामिल हुए, उसके पहले वो कौन सी संस्था चला रहे थे? आप कहिएगा तत्व रंजनी सभा। तत्व रंजनी सभा की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में किया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कालांतर में तत्वरंजनी ही तत्वबोधनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया, क्योंकि अब इनके पास दो दो समाज हो गया था। पहली बात तो ये जो तत्वरंजनी सभा थी, यही तत्वबोधनी सभा के रूप में बाहर बाद में चल करके आई। अब ये भी एक संस्था थी, और दूसरी चीज ब्रह्म समाज को भी देखना था। तो फिर क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर 1857 में, जब 1857 की क्रांति होती है वही वाले सन में, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता देकर के उनको आचार्य नियुक्त कर देते हैं कि अब आप रहिए यहाँ ब्रह्म समाज में, और ब्रह्म समाज को आप थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिए। अब आगे देखिए क्या होता है। कालांतर में आचार्य केशव के उदारवादी विचारों के कारण ही समाज में फूट पड़ गई। 1865 में टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से मुक्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि कुछ चीजें बनाई गई थी, जैसे यह बहुत उदारवादी थे। कुछ चीजें ये थी कि भाई यहाँ पे क्या था कि जो आप देख रहे हैं कि कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे इसका उल्लंघन आचार्य केशव दत्त कर देते हैं। और भाई समाज आप चला रहे हैं कि हम सुधार करेंगे, और आप ही जब ऐसा गलती कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए इनको यहाँ से आचार्य पद से इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। फिर आचार्य केशव के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ये बाद में जाके हुई, जब वहां से इस्तीफा दिलवाया जाएगा तब ये अपना स्थापना करेंगे। इस प्रकार ब्रह्म समाज में पहली बार फूट 1865 ईस्वी में पड़ी। फूट के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर का संगठन ब्रह्म समाज, जबकि केशव चंद्र का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया। मतलब अभी आपने क्या देखा कि थोड़ा सा ये उदार थे, कुछ गलतियां कर दिए, इस वजह से इनको ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से केशव चंद्र सेन को इस्तीफा देना पड़ा। अब क्या होगा कि 1865 में, याद रखिएगा आपसे कई बार पूछा है कि ब्रह्म समाज में पहली बार फूट कब पड़ी, आप कहिएगा 1865 में। और यहीं से फूट पड़ने के बाद से ब्रह्म समाज दो भागों में बट जाएगा। केशव चंद्र सेन को संगठन को हम लोग आदि ब्रह्म समाज कहेंगे, और देवेंद्र नाथ टैगोर के संगठन को हम लोग ब्रह्म समाज कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, दो समाज में ये बट गया। आचार्य केशव ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो ब्रह्म समाज का द्वितीय विघटन का कारण बना। क्योंकि स्वाभाविक सी बात थी कि आप कह रहे हैं कि अल्प आयु में हम शादी नहीं करेंगे, और अपनी ही बेटी का अल्प आयु में शादी करवा दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी ब्रह्म समाज में अब दूसरी बार फिर से क्या हुआ, फूट पड़ गया। पहला तो 1865 में पड़ा, जिसमें आपने देखा कि ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज ये दो गुट बटा, और दूसरा हो गया आपका 1872 विवाह अधिनियम को लेकर के। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग हम लोग यहाँ पे। साधारण ब्रह्म समाज क्या था भाई? साधारण ब्रह्म समाज को देख लीजिए, ये क्या था। अब यहाँ से क्या आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री, नाम याद रखिएगा, ये सारे नाम पूछे जाते हैं। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। याद रखिएगा, ये कब था? जब दूसरी बार आपने देखा कि आदि ब्रह्म समाज में फूट पड़ा। क्यों? ताकि केशव चंद्र सेन ने अपने अल्प आयु की जो पुत्री थी उसका विवाह कूच के राजा के साथ बिहार में कर दिया था। इसी वजह से यहाँ पे फूट पड़ी, और यहाँ पे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, ध्यान रखिएगा। जन साधारण को शिक्षित करने हेतु साधारण ब्रह्म समाज ने तत्व कौमुदी, संजीवनी, नव्य भारत, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं का क्या किया, प्रकाशन किया। अब आइए देखते हैं प्रार्थना समाज क्या था। हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड कम है, एग्जाम जल्दी है, और थोड़ा सा बीच बीच में कुछ समस्याएं आ जा रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग जल्दी भागते हुए चल रहे हैं। आपको बस बार बार रिवीजन कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज, अब ये प्रार्थना समाज अब क्या था भाई, इसके बारे में देख लो। देखो, आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, 5 स्टार लगाना। केशव चंद्र जो चला रहे थे आदि ब्रह्म समाज, उसी से यहाँ पे प्रभावित होकर के महाराष्ट्र में क्या होगा, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों लोग मिलकर के 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करेंगे। और ये भी इस प्रार्थना समाज के माध्यम से जो धर्म में व्याप्त कुछ बुराइयां हैं उसको
दूर करने का प्रयास करेंगे। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, और कई बार आपसे महादेव गोविंद रानाडे का नाम नहीं दिया होता है तो आत्माराम पांडुरंग के साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर किया था। जिसका नाम देगा उनके साथ जाएंगे। अगर इन दोनों लोगों का नाम होगा तो इन दोनों लोगों के साथ आप जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कब किया गया इस प्रार्थना समाज का स्थापना? 1867 में। कहाँ किया गया? बंबई में। याद रखिएगा कौन कौन किया? महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मिलकर के किया गया। अब देखना, 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। याद रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के अनुसार महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते थे, तो महादेव गोविंद रानाडे को कहते थे। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पूछा जा सकता है। महादेव गोविंद रानाडे ने ही शुद्धि आंदोलन को भी प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। पूछ लेता है आपसे, कई बार पूछा भी गया है कि शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है, तो गोविंद रानाडे से ही है। ध्यान रखिएगा, रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी थी। ये ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो एक आस्तिक की धर्म में आस्था किसकी पुस्तक है, तो महादेव गोविंद रानाडे की है। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया था। आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो महादेव गोविंद रानाडे ने। कब की? 1884 में की। और क्यों किया गया? ताकि भारतीयों में जो शिक्षा की प्रसार और अज्ञानता है उसके बारे में हम बता सके, इसीलिए इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया गया, जिसका बाद में नाम बदल करके क्या किया गया? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। तो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको शॉर्ट टर्म में शॉर्ट नोट्स बना लेना है, बस बार बार रिवीजन करना है, एक दो बार क्लास को देखने के बाद फास्ट स्पीड में। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, पानी पी लेता हूं। चलिए, आइए अब देखते हैं वेद समाज क्या था। वेद समाज में देखिए, केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक, मतलब तरुण का मतलब हो जाता है एक बहुत ही युवा युवक ने श्रीधरालु नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा, वेद समाज का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा श्रीधरालु नायडू से। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई एनजीओ चला रहा हूँ, तो मानव समाज या पशु समाज जो भी है कर रहा हूं, तो कुछ लोग हमसे प्रभावित होकर के अपने यहाँ भी एनजीओ डालेंगे। उसी तरीके से केशव चंद्र सेन से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या किए, एक तरीके से आप देखेंगे तो प्रशस्ति पाए। जैसे आपने देखा गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में स्थापना की प्रार्थना समाज की। फिर उसी तरीके से वेद समाज की स्थापना इन्हीं केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, याद रखिएगा, एक युवा बालक श्रीधरालु नायडू मद्रास में करेगा। याद रखिएगा 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक ना? तो याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में वेद समाज कब आया, तो आप कहिएगा 1871 में आया। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा यहाँ पे ये हेडिंग होगा, इसको हेडिंग बना लीजिएगा। इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अब ये आर्य समाज में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दयानंद सरस्वती के बारे में कई चीजें आपसे इनके पर्सनल जीवन के बारे में पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 1824 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोरबी रियासत के टंकारा नामक स्थान, जो जिला राजकोट में पड़ता था। याद रखिएगा, बचपन का नाम एक बार इनसे पूछ चुका है एग्जाम में, मूल शंकर था। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। एक से दो बार एग्जाम में पूछ लिया गया है पीसीएस के। इनके गुरु याद रखिएगा दंडी स्वामी पूर्णानंद थे। कौन थे? दंडी स्वामी पूर्णानंद थे, क्योंकि ये कुछ फेमस व्यक्तित्व हैं जिनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर, मतलब वही दयानंद सरस्वती, अचानक वैराग्य इनके मन में आया और वैराग्य के लिए निकल गए। ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अभी आपने क्या देखा कि प्रार्थना समाज की भी स्थापना बंबई में ही हो रही है। उसी तरीके से 1875 में, ये डेट भी याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, कहां पे? बंबई में ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी? आर्य समाज की स्थापना की जाएगी। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये देख लेते हैं। जैसे आपने देखा ना कि ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था, तो जो मेन समाज चलाए गए उनके उद्देश्य को भी ध्यान रखिए, क्योंकि वहां से आपसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो वहां पे आपने देखा था कि किस तरीके से मूर्ति पूजा का विरोध किया गया ब्रह्म समाज वाले में। फिर आपने देखा कि किस तरीके से अवतारवाद का पाखंडन किया गया
पुरोहितवाद का पाखंडन किया गया, एक ईश्वर की बात की गई। उसी तरीके से आर्य समाज की स्थापना का क्या उद्देश्य होगा, तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, ठीक है ना। भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य के प्रभाव को रोकना। मतलब क्या देख रहे हो कि फिर से वैदिक धर्म आपने पढ़ा होगा कि मतलब अभी आप यहां देखोगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहेंगे वेदों की ओर लौटो, मतलब कि वेदों को फिर से समझो। तो वो जो आपका वैदिक धर्म है उसको फिर से यह स्थापित करना चाहते थे। और जो हमारे समाज, धर्म और राजनीति में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करके एक सूत्र में बांधना चाह रहे थे। और ये जो हमारी सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले जो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था उसको रोकने का काम कर रहे थे। तो ये तीन काम थे आर्य समाज के। इसी उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, कई बार आपसे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद होगा आपको। लेकिन याद रखिएगा, भारत का आधार स्तंभ किसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, तो वेदों की ओर लौटो को ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि यह भारत का आधार स्तंभ है, ठीक ना। स्वामी दयानंद ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पे प्रहार की रणनीति अपनाई थी। याद रखिएगा, बचाव की जगह प्रहार, मतलब सीधे प्रहार कर दो, बचाव ना करो, प्रहार कर दो। इसकी रणनीति कौन अपनाएगा सबसे पहले, दयानंद सरस्वती। हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पे इन्होंने क्या किया था, चुनौती भी दिया था। तो याद रखिएगा, आपसे एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि बचाव के स्थान पे प्रहार की रणनीति किसकी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे चलते हैं। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोग के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। मतलब कि शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, ताकि अभी तक जो व्याप्त बुराई है उसको हम लोग शुद्ध कर सके। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि जब आप पूजा पाठ होता है या कुछ नकारात्मक एनर्जी आपको लगती है तो आप गंगा जल का छिड़काव करते हो साफ सफाई करने के बाद, कि थोड़ा सा शुद्धि हो जाए हमारा घर, हमारे घर में पॉजिटिव आ जाए। उसी तरीके से आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जो कि बहुत विवादास्पद रहा। और इसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति किसी और धर्म को अपना चुके हैं, किसी और संस्कृति को अपना चुके हैं, वो फिर से आकर के अपनी धर्म संस्कृतियों को अपना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था, जो गायों की रक्षा के लिए आपने देखा था कि प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि गाय को अघन्या बोला जाता था, न मारे जाने वाला पशु बोला जाता था। मतलब कि गाय की पूजा सबसे करे आ रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप गाय को मान रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, गाय को सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें आप जो भी हिंदू धर्म के 100 करोड़ देवी देवता हैं उन सभी की एक साथ आप पूजा कर ले रहे हैं, अर्चना कर ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो गाय को हमारे प्राचीन समय से ही एक आप देखेंगे तो पूजा का प्रतीक माना जाता है, एक अच्छा प्रतीक माना जाता रहा है, ठीक ना। 1882 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की, नहीं पूछेगा। 1867 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका लहराई। याद रखिएगा, पाखंड खंडनी पताका किससे संबंध रखती है, तो दयानंद सरस्वती से। इसमें जो झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। याद रखिएगा, इसी वैलेंटाइन सिरोल ने लाला लाजपत राय को भी भारतीय अशांति का जनक कहा था अपनी किताब में। उसी किताब में इसने अपने, वैलेंटाइन सिरोल ने क्या किया कि इंडियन अनरेस्ट इसकी एक किताब थी, इसमें इसने आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला था और लाला लाजपत राय को भारतीय शांति का जनक बोला था। दो चीजें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बारे में। देखिए, कुछ विरोधियों द्वारा कांच पीसकर पिलाने के कारण 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में इनका देहांत हो गया था। तो याद रखिएगा, कांच पीस करके, शीशे को पीस करके पिला दिया गया। आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि कोई कांच का बॉटल है, उसमें कोई आप जूस रखे हो, कोई भी चीजें रखे हो, अगर वो फूट जाता है तो उसको नहीं पिया जाता है। क्यों? क्योंकि कांच बहुत बारीक होता है, वो अंदर जा करके आपको खत्म कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा आप भी कहीं गलती करते हैं तो मत करिएगा। कांच वगैरह अगर कोई भी कितनी ही महंगी चीज हो, कांच में अगर उसमें फूट जाता है तो बिल्कुल उसको छान करके पीने का प्रयास मत करिएगा, गलती से भी नहीं। शीशा होता है वो आपको
ला करके अंदर ब्लॉक कर देगा, फिर वो आपको धीरे धीरे मार डालेगा। तो ध्यान रखिएगा, लालच न करिएगा। यहाँ से ये भी चीजें अपनी आम जो जनमानस की जो चीजें हैं वो भी सीखते रहना चाहिए। ठीक है, आर्य समाज में अब विभाजन होगा, स्वाभाविक सी बात है। अभी तक जब तक जो मान लो कि मेन सदस्य हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पिता है तब तक एक गुट है, जब पिता जैसे ही मर रहा है गुटों में विभाजन हो जा रहा है चीजों को लेकर के। तो उसी तरीके से अब आर्य समाज में क्या होगा, विभाजन होगा। देखिएगा 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बटा। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी तथा दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। मतलब कि एक गुट कह रहा है कि पश्चिमी शिक्षा अच्छी है, एक गुट कह रहा है पश्चिमी शिक्षा का हम विरोध करेंगे। ठीक ना, ये दो गुट में बटा। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के विभाजन के बाद पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम ये प्रमुख थे। ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में कौन कौन थे, नाम याद रखिएगा, हंसराज, लाला लाजपत राय। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886 की स्थापना की। तो याद रखिएगा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और विरोधियों का नाम याद रखिएगा। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1886 में। किसके द्वारा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। यंग बंगाल आंदोलन ये 1828 में हुआ। ये क्या था, आओ देख लेते हैं। देखो, बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा की गई। याद रखना, आपसे कई बार पूछा जाएगा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा, ये एक अंग्रेज था, इसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे अधिकतर लोग भारतीयों को समझ करके भारतीयों का नाम टिक करके क्वेश्चन गलत कर देंगे। याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन का संबंध हेनरी विवियन डेरेजियो के साथ है। ध्यान रखिएगा, 1809 ईस्वी में जन्मे डेरेजियो 1826 में कलकत्ता के एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए। इनकी घड़ी की एक दुकान थी। बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या थे, याद रखिएगा, यंग बंग आंदोलन जो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा चलाया गया, इनका क्या मुद्दे थे या उद्देश्य था। तो इनको था प्रेस की स्वतंत्रता दे दी जाए, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा की जाए, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। यही आपके तीन प्रमुख इनके मुद्दे थे जिसके लिए इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, डेरेजियो को मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष थे। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, आप कहिएगा कि हेनरी विवियन डेरेजियो को, जिसने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 में किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन देख लीजिए। आपने देखा था कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पे अब देख लेते हैं ये क्या था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, इन सभी का कब स्थापना किया गया, किसने किया, और अन्य सदस्य कौन कौन थे, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। उनकी पुस्तकों का नाम और इन्होंने कुछ प्रमुख नारे दिए वो आपको याद रहना चाहिए। अब देखो, स्वामी विवेकानंद तथा इनके जो रामकृष्ण मिशन है इसके बारे में देखते हैं। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद जी परम शिष्य थे। याद रखिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। ठीक ना, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। एक बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। जो कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के कहां थे, पुजारी थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य विवेकानंद ने इनके संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। और अभी जब मृत्यु हो जाएगा तो विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे, ताकि जो हमारे गुरु के विचार हैं वो धीरे धीरे चारों तरफ प्रसारित होते रहें। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदल करके महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। ध्यान रखिएगा, विवेकानंद के बचपन का नाम आप पढ़ते हैं ना, नरेंद्र देव था, उसके बाद नरेंद्र नाथ पड़ा। याद रखिएगा, जब यह 1893 में शिकागो सम्मेलन में जाते हैं, आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पे इन्होंने भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ पे जब जनता ताली मारने लगी तो भारत का किस तरीके से मान सम्मान बढ़ाया, ये वही विवेकानंद थे जो शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले इनको नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहीं पे
याद रखिएगा खेतड़ी के, याद रखिएगा महाराजा खेतड़ी के सुझाव पे इनका नाम जब यह जाने वाले थे शिकागो तो स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। याद रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। याद रखिएगा कि किसके सुझाव पे स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ से बदल करके विवेकानंद कर दिया गया, तो खेतड़ी महाराज के सुझाव से। क्यों? ताकि 1893 में वो शिकागो सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में जाने वाले थे। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। याद रखिएगा शिकागो सम्मेलन में किसकी वाणी है? स्वामी विवेकानंद की। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। मतलब कि यहाँ पे क्या याद रखिएगा, न्यूयॉर्क हेराल्ड ये बात कहता है कि भैया इतना ज्ञान वाले देश के बाद होने के बाद, भारत जो ज्ञान वाला देश है उसके बाद भी अपने ज्ञान प्रचारक को ये भेज रहा है, ये मूर्खतापूर्ण है। ये याद रखिएगा, ये बात किसने बोला था? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने बोला था। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की और कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम की स्थापना की। तो याद रखिएगा वेदांत सभा से भी संबंध किसका है? स्वामी विवेकानंद का, जो कि 1896 में स्थापना करते हैं। अब आज देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, देख लो। एक मिनट देख लेना आप सभी लोग, सॉरी। 1897 में अमेरिका प्रवास से जब वापस आ रहे थे तो स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? 1897 में। 93 में शिकागो गए, फिर जब वहां से वापस आ रहे थे अमेरिका से तो 1897 में आकर के अपने गुरु की याद में, ताकि उनकी शिक्षा को प्रचार प्रसार किया जा सके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछता है कि भाई जो रामकृष्ण मिशन था उसका दो मुख्यालय कहाँ कहाँ था? आप कहिएगा वेल्लूर में और दूसरा अल्मोड़ा उत्तराखंड में था। ठीक है। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान किया था। तो याद रखिएगा, मैं समाजवादी हूं, यह किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने यही बात कही है कि जो उच्च वर्ग अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए मैं नॉर्मल आम जन के रूप में रहूंगा। ठीक ना? चलिए, स्वामी जी ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें। ठीक ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह एक तरीके से आप देखेंगे तो गॉड को नहीं मानते थे, क्योंकि यहाँ पे इनका यही स्टेटमेंट था, इसी वजह से ये नहीं मानते थे। सबका अपना अलग अलग मत होता है, सब अपना अपने अनुसार जो भी मत था वो उसको देते गए और सारी चीजों को यहाँ पे करते गए। ठीक ना? अब देखना महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा। 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। देखो कितनी बड़ी इन्होंने बात कह दिया था महिलाओं के बारे में। मतलब कि ये महिलाओं को लेकर के बहुत ही सजग जागरूक थे, क्योंकि जान रहे थे कि अगर महिलाओं को हम अगर अच्छे से जागरूक करेंगे तो हम जो काम 500 वर्षों में कर सकेंगे उसको हम 1 वर्ष में कर लेंगे, लेकिन वहीं पे अगर हम 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ वो काम करेंगे तो हमको 500 वर्ष लग जाएगा। ठीक ना? मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। दूसरी चीज, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, सृजन की प्रतिभा किसने कहा था? याद रखिएगा, विवेकानंद को रविन्द्रनाथ टैगोर बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1900 में पेरिस में हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, 2 विश्व धर्म सम्मेलन हुए, एक आपका 1893 में और दूसरा 1900 में हुआ, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विवेकानंद की बहन, धर्म बहन मतलब कि खास बहन नहीं, धार्मिक बहन सिस्टर निवेदिता का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखिएगा, अभी आप आगे जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे और भी अन्य राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, वहां सिस्टर निवेदिता की बात वहां पे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक ना? चलो, थियोसोफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट को अब हम लोग देख लेते हैं भाई। यहाँ पे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट से है। भारत में इसकी स्थापना एनी बेसेंट ही करती हैं। देखना,
1875 ईस्वी में मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यहां से आपसे दो तरीके से क्वेश्चन कंफ्यूज किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावास्की दोनों लोग मिलकर किए। जिसका नाम जैसे आएगा एग्जाम में वैसे आप कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा, यह सोसाइटी जाति पाति संप्रदाय लिंग भेद किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करती थी। साथ ही भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित करने के में भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक ना। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, 1875 में, जब आर्य समाज की स्थापना की जा रही थी। उसी सन में मैडम ब्लावास्की कर्नल अलकाट मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करेंगे और एनी बेसेंट आएंगी प्रचार करने। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का अड्यार, मतलब मद्रास में अड्यार नामक एक जगह है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि न्यूयॉर्क में तो इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ खोला गया, आप कहिएगा अड्यार मद्रास में खोला था। अब आप एनी बेसेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एनी बेसेंट एक विदुषी महिला थी और भारत आकर के 1893 में ये भी बस जाती हैं, तो इनके भी कुछ पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में प्रगाढ़ आस्था थी। बाद में वह थियोसोफिकल के विचारों से प्रभावित हुई और थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख वक्ता के रूप में ये प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। 1893 में उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भी प्रतिभाग किया, जिसमें पहली बार स्वामी विवेकानंद गए थे भाग लेने। बाद में उन्होंने 1893 में भारत का रुख किया, मतलब भारत आने का एक तरीके से विचार बनाया और भारत को थियोसोफिकल की गतिविधियों का केंद्र बनाया, ताकि जो थियोसोफिकल सोसाइटी कर रही है उसके विचारों को हम भारत में भी फैला सकें। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आप देखेंगे कि 1917 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें यह भारत की पहली महिला कौन बनेंगी, याद रखिएगा, यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। आप जब बाकी देखेंगे तो 1925 के जो कानपुर अधिवेशन होगा उसमें सरोजनी नायडू आप देखेंगे तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। तो एक होता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष केवल पूछे तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, जब कांग्रेस आएगा तो आप लोग को बताऊंगा। अब कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। मतलब कि कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की ने तो स्थापना न्यूयॉर्क में कर दिया, और आपने देखा कि अड्यार में, जो मद्रास का अड्यार है, वहां पे इसका मुख्यालय भी खोल दिया गया और एनी बेसेंट इसकी प्रचारक बनी, वक्ता बनी। अब जब इस कर्नल अलकाट की मृत्यु रहती है तो 1907 में एनी बेसेंट अब इस थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या करेंगी, अध्यक्ष बनेंगी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। याद रखिएगा, आपसे पहली बात पूछा जाएगा शिक्षा, याद रखिएगा यहां पे आपसे कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया, एनी बेसेंट। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में जाकर के मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बीएचयू के रूप में, जिसको आप आज जानते हैं बीएचयू, आप सभी लोगों के नाम पता होगा, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यह बन गया। तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया, 1898 में एनी बेसेंट ने किया। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से किस रूप में परिवर्तित हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। ये ध्यान रखिएगा। अब आओ चलो देख लेते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा क्या था, ये क्या था, इसके बारे में देखो। बीडी सावरकर 1907 में भारतीय हिंदू महासभा की महाराष्ट्र में स्थापना करेंगे। प्रारंभ में इसका नाम हिंदू सभा था, जिसका प्रमुख उद्देश्य आयु से रिलेटेड था। तो याद रखिएगा, यहां आपको बस इतना ही जानना है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का संबंध किससे है, बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी और 1907 में, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की गई थी। यही बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अन्य धार्मिक आंदोलन में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से बहुत कुछ खास नहीं था, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए। अन्य धार्मिक आंदोलन जो छोटे मोटे जो छितरे उतरे इधर उधर फैले हुए थे उनके बारे में देखिए। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। इस संस्था के लोग सामाजिक धार्मिक स्तर में यथाशक्ति बनाए रखने के सकते। तो याद रखिएगा, ये छोटे छोटे आंदोलन थे, तो इनको आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि जो धर्म सभा की स्थापना कौन करेगा, तो राधाकांत देव, और कब करेंगे, 1830 में। बस यही तीन चीजें आपको नोट डाउन करना है, इसी को रिवीजन करना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये आपसे टफ क्वेश्चन करने के लिए दे सकते हैं। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। व्यवसाय के से न्यायाधीश श्री देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनाया गया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, मद्रास हिंदू संघ की स्थापना कौन करेगा,
तो वीर सलिंगम पुत्तुलु द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीर सलिंगम पुत्तुलु द्वारा विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया जाएगा, ये याद रखना है। एक पॉइंट नोट कर लेना है, मद्रास हिंदू संघ वीर सलिंगम पुत्तुलु विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु, ठीक है। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानववादी संगठन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालाबारी, जो एक पारसी थे, उनके द्वारा किया गया। याद रखिएगा, सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार, याद रखिएगा, यह बहराम जी मालाबारी जो एक पारसी थे, 1885 में इसकी स्थापना की जाएगी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 साथी दादोब पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं जाम्बेकर शास्त्री के द्वारा किया जाएगा, यही बस याद रखना है। भारतीय सेवक समाज, याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाएगी, और ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये याद रखिएगा। इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था, जिसको आप बोलते हैं भारतीय सेवक समाज। तो कई बार सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ना देकर के भारतीय सेवक समाज दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। दोनों नाम याद रखिएगा। 1905 में कहां पे, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आइए आप आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ देख लीजिएगा, रहनुमाए मजदयासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। इस संस्था की स्थापना 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने किया था। तो याद रखिएगा, एक नया समाज है ये, इसके बारे में याद रखिएगा। रहनुमाए मजदयासना सभा ने राफ्त गुफ्तार, जिसको बोलते हैं, नामक पत्रिका प्रकाशित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए थे कौन कौन से। 19वीं शताब्दी के नव जागरण आंदोलन से मुस्लिम समाज भी अछूता न रह सका। मतलब स्वाभाविक सी बात है, जब हर जगह जागरण हो रहा है तो मुस्लिम समाज में भी होगा, ठीक है ना। इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन अस्तित्व में आए, जिसमें पहला आया अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन किया था, ताकि जो मुसलमानों में जो इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयां उनको दूर किया जा सके। अब आइए देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन तथा जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया, इसमें क्या कुछ खास बात है आपके लिए। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य क्या था, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना। मतलब देख रहे हो, मुसलमान ये मानते थे कि अंग्रेज ही, ये अंग्रेजों की ही देन है कि हम, ये हमें अलग पाकिस्तान की एक तरीके से राह तय करेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मुसलमान मानते थे। यहाँ पे देख रहे हो, अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया है, इसका उद्देश्य ही है कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर के ब्रिटिश राज का भक्त बना देना, ठीक ना, देख रहे हो। चलो आगे देखो, 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तिका इस इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर के अपनी ओर मिलाए, ठीक ना। सर सैयद अहमद खान ने जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, बाद में हिंदू और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु ये बन गए, ठीक ना। क्योंकि इन लोगों को, अभी मैंने आपको बताया कि इन लोगों को ये लग रहा था कि भाई हिंदू हमारे दुश्मन हैं, और इसी वजह से ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और आप देखेंगे कि जब खिलाफत में सपोर्ट करेंगे गांधी जी, तो वहां पे ये लोग चीजों को समझ करके सॉरी, थोड़ा बारिश चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी कभी कभी छींक आ जाती है। तो आपने देखा था कि किस तरीके से मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको एक करके गांधी जी असहयोग आंदोलन जो अखिल भारतीय स्तर पे शुरू करेंगे, कितने बड़े आंदोलन को शुरू करेंगे, ठीक है ना, ये वही याद रखिएगा। अब देखो, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खां ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। तो याद रखिएगा, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया, उसका मुख्य उद्देश्य ही यह था कि हम मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा सिखा सके, ताकि अंग्रेजों के ये कट्टर भक्त बन सकें। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको चीजें यहां से ध्यान रखनी है। सर सैयद अहमद खां के बारे में थोड़ी कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ। 1857 विद्रोह के समय कंपनी के न्यायिक सेवा में थे, जुड़े हुए थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने तथा मुस्लिम समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। 1857 में इन्होंने 1857 के विद्रोह पर असबाब ए बगावते हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, असबाब ए बगावते हिंद नामक पुस्तक किसकी है, सर सैयद अहमद खां की है। कब लिखा गया था, 1857 के विद्रोह पे लिखा गया था। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका कार्यालय बाद में अलीगढ़ बदल दिया गया, ठीक ना।
सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट की एसोसिएशन का गठन किया था। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम से पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इन्होंने कुरान पर टीका टिप्पणी भी लिखा था। ठीक ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि क्या थी। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय आप देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे ये बना, इसके बारे में देख लीजिए। आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि शिक्षा के प्रसार के लिए 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ पर सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई। 1877 में इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दे दिया गया, मतलब ठीक दूसरे वर्ष। लिटन, जो लॉर्ड लिटन आपने देखा था कि जो आपका वायसराय बन करके आता है, लिटन ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा कि गवर्नर विलियम म्योर ने इसे भूमि प्रदान की थी। इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थियोडर बैक थे और 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह स्थापना कब किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1875 में महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ थी। उसी समय अलीगढ़ स्कूल सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक प्राइमरी स्कूल डाल दिया गया। कुछ समय के बाद ठीक दूसरे वर्ष इसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दे दिया गया, मतलब कि अब हम प्राइमरी कॉलेज से इसको कॉलेज के रूप में बदल रहे हैं। और याद रखिएगा कि लीटन ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था। आपसे पूछ सकता है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वायसराय ने किया, तो लॉर्ड लिटन ने किया था। और याद रखिएगा कि इस कॉलेज के लिए भूमि किस उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने दिया था, तो विलियम म्योर ने दिया था। और याद रखिएगा कि इस कॉलेज का प्रधानाचार्य कौन सबसे पहले बना, तो आप कहिएगा थियोडर बैक बना। और 1920 में इसी का नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये इतनी सारी चीजें, 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, जो कि यहां से आपसे बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक ना। देवबंद आंदोलन क्या था भाई, आओ देख लेते हैं। मोहम्मद कासिम नैनोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। इसी मदरसे से कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करने तथा विदेशी शासनों के खिलाफ जो जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये आपको इतनी सारी चीजें जाननी है। याद रखिएगा देवबंद आंदोलन का संबंध किससे है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही से है। और याद रखिएगा 1867 में इस देवबंद आंदोलन को उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। यही बस आपको यहाँ से यही 2 पॉइंट इसमें जानना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। अहमदिया आंदोलन, यह भी मुस्लिम धर्म से संबंधित था, जो उसमें व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में होती है, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की जाती है। बस इतना ही याद रखना है आपको। अहमदिया आंदोलन मुस्लिम धर्म में सुधार से संबंधित है, 1889 में हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सिख सुधार आंदोलन देख लो भाई, सिखों में भी सुधार के लिए एक आंदोलन हुआ। जो इंपॉर्टेंट है उतना बता रहा हूं, उतना ही बस पढ़ लेना। सिख धर्म संसार का नवीनतम धर्म है। समय के साथ इस धर्म में सभी विसंगतियां उत्पन्न हो गए। पश्चिम के प्रगतिशील विचार एवं तर्क बुद्धि ने इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है ना। याद रखिएगा निरंकारी आंदोलन, ये क्या था, इस आंदोलन का नेतृत्व दयाल साहिब ने किया था। बस इतना ही आपको याद रखना है। निरंकारी में सिख धर्म में जो प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों कृतियों को दूर करना था, यही बस इनका काम था। याद रखिएगा। कूका आंदोलन क्या था भाई, देख लो। कूका आंदोलन का प्रारंभ 1840 में भगत जवाहर मल ने किया था। लेकिन याद रखिएगा, किंतु शीघ्र ही आंदोलन धार्मिक आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन बन गया, इसलिए विफल रहा कूका आंदोलन। तो याद रखिएगा कूका आंदोलन 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा इस कूका आंदोलन को चलाया गया था। नामधारी आंदोलन क्या था भाई, नामधारी आंदोलन का प्रारंभ बाबा राम सिंह एवं उनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। तो आपसे बस यहाँ 2 नाम पूछा जा सकता है। नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा ये जो नामधारी आंदोलन है, ये कूका आंदोलन की ही क्या थी, एक शाखा थी। ये बस आपको यहाँ से ध्यान रखना है। सिंह सभा आंदोलन क्या था, इसके बारे में देख लो। छोटे मोटे कुछ आंदोलन है जिनके नाम पूछे जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी में सिखों का धार्मिक सुधार सिंह सभा आंदोलन के द्वारा खालसा दीवान नामक संस्था के माध्यम से अमृतसर में प्रारंभ हुआ, जो कि यही सिंह सभा आंदोलन था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ना। चलिए, अकाली लहर, याद रखिएगा अकाली लहर जो कि सिंह सभा का ही एक छोटा आंदोलन था। ये अकाली लहर भी एक प्रकार का आंदोलन था, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये ध्यान रखिएगा। ये था आपका आज का, जो आपने देखा कि किस तरीके से आपने जो 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक
जो भी जन जागरण के प्रोग्राम चलाए गए वो सभी को आपने एक क्लास में पूरा एक तरीके से पढ़ लिया, और आपको बस इसको बार बार एक दो बार वीडियो को फास्ट करके रिवीजन कर लेना है। अब आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें एक क्लास में दे दी जा रही हैं। फास्ट हम लोग इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारे पास टाइम नहीं है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है कोचिंग को लेकर के, सब कोचिंगें बंद करा दी गई, कुछ कोचिंग सील भी हो गए हैं। तो इस वजह से हम लोग धीरे से किसी तरीके से क्लास ले रहे हैं ताकि आपका एग्जाम ना गड़बड़ हो। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सहयोग दीजिए, और अगर क्लास ना आए तो एक बार समझ जाइएगा आप सभी लोग कि कहीं ना कहीं कुछ रूल रेगुलेशन आने वाले हैं, कोचिंगों को बंद कराया गया, इस वजह से थोड़ी सी क्लास में दिक्कत आ रही है। बट मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास डेली बेसिस पे हो, ध्यान रखिएगा। बाकी घटना चक्र वाले प्रोग्राम में आप लोग जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन फीस मात्र और मात्र 199 रुपये है, ऑफलाइन में 499 है। और याद रखिएगा एकदम बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको घटना चक्र एग्जाम में जाने से पहले नहीं रटवा दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुले मन से, ये याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की मेरी क्लास यहीं पे एंड होती है। अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पीछे की क्लासों को बार बार रिवीजन करिए। जैसे शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ वैसे नोट्स बनाइए, जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उतने को लिखते जाइए। बाकी को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, और अच्छे से एग्जाम में सफल होकर के आइए। और बिल्कुल मैं आपको उस मंच पे बुला करके फिर सम्मानित करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। तब तक के लिए यह क्लास यहीं पे एंड होती है। फिर कल मिलते हैं शाम में 7 बजे, सेम टाइम सेम जनरल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।